Assalamu alaikum, welcome back to yet another exciting video lecture of second year, and today we are going to discuss about electric flux through a closed surface और इसको आपकी बुक में लिखा जाता है electric flux through a closed spherical body। तो आइए आज हमने ये जाके देखना है, और इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस कर लिया था फ्रॉम द डेफिनेशन टू द मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एंड उसकी एक एग्जाम्पल। तो आज हम लोगों ने उसकी एक एप्लीकेशन करनी है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स मूव टू द स्लाइड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस। ओके जी, वेलकम बैक। और अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारा लेक्चर, और बिकॉज दिस इज़ अ डेरिवेशन लेक्चर और इसमें तमाम चीज़ जो है वो डेरिवेटिव पोर्शन जो है वो इसमें होगा। सो डेरिवेटिव चीज़ों के लिए एक थोड़ी सी मेहनत जो है वो मैंने अलग से स्लाइड्स में करके रख ली है, और उसको जो है वो मैं यहाँ पर आपके सामने जो है वो चलाता जाता हूँ। साथ में वो अपने बोर्ड के ऊपर भी काम करता हूँ, और इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर वो चीज़ें जो हैं वो बोल के भी दिखा देता हूँ। सो मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपनी हर वीडियो में अपने पढ़ाने का स्टाइल, अपनी डायमेंशंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज करता रहूँ। फिर इनमें से जौन सा भी तरीका आपको पसंद आता है, रेदर के आप इसमें मुझे आप बोर्ड पे देखना चाहते हैं, या रेदर आप स्लाइड देखना चाहते हैं, या आप फिर एनिमेशंस देखना चाहते हैं, तो वो कोई भी तरीका जो आपको पसंद आया आप वो मुझे उसमें से बता सकते हैं। एंड फॉर मी दैट इज़ वेरी ईजी कि मैं उसको ईज़िली कंपाइल कर लूँ। एज़ फॉर नाउ आज का लेक्चर अगर हम लोग कंसीडर करें और आज के लेक्चर के बारे में बात करें, सो इसमें थोड़ी सी डेरिवेशन जो है वो इन्वॉल्व है। सो डेरिवेशन के लिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये तमाम चीज़ नज़र आ रही होगी, जिसमें आज हम लोगों ने फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। तो ये आप देखिए, ये आपके पास एक जो है वो मैंने स्फेरिकल चीज़ जो है वो बनाई है, एक क्लोज सर्कल बनाया है, और इसके अंदर जो है वो एक चार्ज जो है उसको इनक्लोज किया है। प्लीज़ यहाँ पर ये ध्यान रहे कि हम लोगों ने ये फर्स्ट ईयर में भी ये तमाम चीज़ पढ़ी थी, और सेकंड ईयर में भी हम ये देख रहे हैं कि एक 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल चीज़ में यहाँ क्या फ़र्क होता है। एज़ हम लोगों ने ये पहले डिस्कस किया है कि हर चार्ज से निकलने से इर्द गिर्द जो है वो एक फ़ील्ड जो है वो प्रोड्यूस होती है, और ये फील्ड जो है ये इन द फॉर्म ऑफ लाइंस होती है, जो कि माइकल फैराडे ने डिस्कस किया था और डिस्कवर भी किया था। फिर माइकल फैराडे ने ये बताया कि ये फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, एंड नेगेटिव के तरफ जाती हैं, यानी कि टर्मिनेट होती हैं। सो ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और आज हम लोगों ने देखना है कि अगर ये चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर पड़ा हुआ हो, यानी आप कंसीडर करें कि आपके पास एक बैलून है या एक फ़ुटबॉल है जिसके अंदर ये चार्ज जो है वो इनक्लोज है, तो इसकी सरफेस से बाहर निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा। क्योंकि आपने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा कि फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे आपको ये पीछे नज़र आ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसी भी फ्लैट एरिया में से जो है वो पास करे, और वो फ्लैट एरिया जो है आप जो है वो परपेंडिकुलरली हेल्ड करें, लेकिन उसका जो वेक्टर एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो वेक्टर है उन दोनों के दरमियान जो है वो ज़ीरो का एंगल बने, तो आपके पास एक्सप्रेशन जो यहाँ पे होगी उसमें cos 0 एंड दैट विल गिव यू अ मैक्सिमम आंसर। तो मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबा नहीं करता, अपनी डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास फ्लक्स जो है दैट विल बी इक्वल टू ई डॉट ए। ई के ऊपर भी वेक्टर का निशान है, ए के ऊपर भी वेक्टर का निशान है, यानी कि ये दोनों चीज़ें वेक्टर हैं, और जब ये दोनों वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें फ्लक्स मिलता है, विच इज़ द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। तो दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सो स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, तो इसके लिए हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट लगाया, और डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास cos थीटा जो है वो आता होता है। मैंने अपनी बात को अगेन यहाँ से कंपाइल कर रहा हूँ कि आपके पास एक फ़ुटबॉल या आपके पास जो है वो एक 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल में क्या फ़र्क है। जब भी आप एक प्लेन के ऊपर, जिस तरह आपको मेरे पीछे बोर्ड नज़र आ रहा है, अगर मैं इस पर एक सर्कल ड्रॉ करूँगा तो ये 2 डायमेंशनल सर्कल है, और 2 डायमेंशनल सर्कल जो है वो आपके पास एक ऐसा सर्कल नहीं है जिसके अंदर चार्ज जो है वो इनक्लोज़ हो सके। हालांकि 3 डायमेंशनल एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर चार्ज जो है वो इनक्लोज़ होगा, और फिर इसके बाहर जो है आपने एक आउटर सरफेस बनाई होगी, जैसे कि फ़ुटबॉल है या बैलून है, तो उसके सरफेस से बाहर से जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, और फिर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो फाइंड करने के काबिल होंगे। ओके, सो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हुए सबसे पहले एक पैच जो है वो कंसीडर कर लेते हैं।
ऑन दिस सरफेस एरिया। यहाँ पे मैंने एक पैच लिया है विच इज़ डेल्टा ए, आप इसको डेल्टा A1 भी कह सकते हैं। और ये एक फ्लैट सरफेस है, तो फ्लैट सरफेस से छोटे छोटे पैचेस से आप तमाम चेक करेंगे कि आपके पास फ्लक्स जो है वो क्या बन रहा है। दुनिया में जब भी कैलकुलेशंस की जाती हैं, एक ओवरऑल कैलकुलेशन को सबसे पहले परफॉर्म नहीं किया जाता, छोटी छोटी कैलकुलेशंस करके बड़े तरीक़ों तक जाया जाता है। लेट्स सपोज़ कि मैंने आपको कह दिया कि यहाँ से अगर आपने मुल्तान या लाहौर या वटेवर किसी भी कंट्री या सिटी में आपने ट्रैवल करना है और आपको डिस्टेंस जो है वो चाहिए, तो आप किस तरीके से डिस्टेंस मेजर करेंगे। आप यहीं से इंची टेप लेके मुल्तान तक नहीं पहुंच जाएंगे, बल्कि आप छोटे छोटे फासले जो हैं उनको मेजर करते हुए और फिर एक कंप्लीट डिस्टेंस जो है वो मेजर करेंगे। दैट्स वाई अगर आपने पूरे सरफेस के अंदर से जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, तो यू हैव टू कंसीडर अ स्मॉल पैच ऑन इट, और ये स्मॉल पैच का एरिया जो है दैट विल बी डेल्टा ए। तो इसी तरह डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा विल इज़ द स्मॉल सरफेस, डेल्टा का मतलब ही स्मॉल चेंज होता है। तो यहाँ से आपने ये स्मॉल चेंज जो है वो निकाला और इस पूरे सरफेस को आपने कंसीडर कर दिया कि आपने इसको डिवाइड कर दिया स्मॉल स्मॉल पैचेस में। ये हर स्मॉल पैच जो है वो फ्लैट है और इससे जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं दैट विल बी पैरेलल। सो डेल्टा A1 से जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी उसको E1 कह देते हैं, डेल्टा A2 से जो निकलेगी उसको E2, डेल्टा A3 से जो निकलेगी उसको E3 एंड डेल्टा AN से जो निकलेगी उसको EN, दैट विल बी रिस्पेक्टिवली। फिर फर्स्ट आप इन तमाम पैचेस के जो फ्लक्सेस आपके पास निकले हैं उसको आप E1 डॉट डेल्टा A1, E2 डॉट डेल्टा A2, E3 डॉट डेल्टा A3 एंड EN डॉट डेल्टा AN तक जाके ड्राइव कर लेंगे। इट्स वेरी इजी, दैट विल बी गिवन इन योर बुक, और मैं यहाँ पर भी इसको लिख रहा हूँ। सो जैसे ही आपके पास ये तमाम चीज़ आ जाती है तो आपने इन तमाम फ्लक्सेस को जो है वो ऐड कर लेना है। सो द टोटल फ्लक्स इक्वेशन इज़ phi total and that will be equal to phi 1, phi 2, phi 3 plus so on and phi n। तो इसमें तमाम फ्लक्सेस आपके पास हैं, आप इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे। E1 डॉट डेल्टा A1, E2 डॉट डेल्टा A2, इन तमाम में आपने डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो आपके पास cos थीटा आ जाएंगे। cos थीटा फॉर एन इंस्टेंट आपके पास, क्योंकि हर एरिया में से जो फ्लक्स है दैट विल बी मैक्सिमम, तो यहाँ पे कॉज आपके पास ज़ीरो बनेगा, तो आपने ज़ीरो डिग्री पुट करना है जिसके साथ ये तमाम आंसर आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम आंसर का ये मतलब है कि E1 डेल्टा A1, E2 डेल्टा A2, E3 डेल्टा A3, ये तमाम चीज़ें आपके पास आती जा रही हैं। जैसे ये तमाम चीज़ें आपके पास आती जा रही हैं तो फिर आपने ये नेक्स्ट लाइन में ये बताना है कि इन तमाम पैचेस में से जो आपके पास फ्लक्स था दैट विल बी कांस्टेंट, यानी कि E1 हर पैच में से सेम है, E2 हर पैच में से सेम है। तो आप इन तमाम पैचेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, क्योंकि चार्ज दरमियान में एक पड़ा हुआ है तो वो पूरा एक सिमेट्रिकल रीजन बनाकर हर किसी से फ्लक्स जो है वो निकाल रहा है, तो इसीलिए ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट विल बी कांस्टेंट। तो अगर ये आपके पास कांस्टेंट है तो आप E1 को बराबर कर लें E2 के, E3 के, E4 के, एंड दैट टुगेदर विल बी इक्वल टू अ क्वांटिटी कॉल्ड E। तो ये तमाम चीज़ E के बराबर है। आप E1, E2, E3 में उसको मुश्किल में ना जाएं, उसको E के बराबर कर दें, और उसके बाद आप तमाम E के E1, E2, E3 की जगह आप E लिखेंगे और आप E को कॉमन ले लेंगे, अंदर आपके पास तमाम एरियाज़ बन जाएंगे। जब आप इन तमाम एरियाज़ को ऐड करते हैं, लेट्स सपोज आपने एक बैलून को या एक फुटबॉल को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लिया था, अब आप इन टोटल पैचेस को ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, आपके पास एरिया ऑफ अ स्फीयर बन जाता है। सर्कल नहीं, स्फीयर, बिकॉज सर्कल इज़ 2 डायमेंशनल एंड स्फीयर इज़ 3 डायमेंशनल। आज का हमारा टॉपिक 3 डायमेंशन को डील कर रहा है। तो यहाँ पर ये आपके पास जैसे ही ये पूरा एरिया इसमें फॉर्म हो जाता है तो इन तमाम एरियाज़ को आप कह देते हैं कि ये टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया है। इन टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया में आपने जो है वो एरिया ऑफ अ स्फीयर जो है जो आपने पुट करना है, तो एरिया ऑफ अ स्फीयर जो है दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्फीयर की जगह आप 4 पाई आर स्क्वायर जो है वो पुट करेंगे, और आपके पास E की वैल्यू क्या होती है ये हमने पिछले लेक्चर में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू में ड्राइव कर लिया। दैट विल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। यहाँ Q1 Q2 नहीं आता क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये कूलम फोर्स नहीं है। तो यहाँ पर एक चार्ज आता है, ये मैं बच्चों को अच्छे तरीके से, मुझे लगता है कि मैं समझा चुका। आई विश कि आप लोगों को ये बात जो है वो समझ आ रही हो। सो यहाँ पर आपने ये तमाम चीज़ पुट की विच इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर विच इज़ द एरिया ऑफ अ स्फीयर। यहाँ से आपके पास 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट वी गॉट,
वी गॉट द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर मैं अपनी बात को थोड़ा सा आगे मॉडिफाई करूँगा कि अगर आपके पास ये क्लोज सरफेस जो है वो आपके पास कोई भी इरेगुलर शेप हो, यानी अभी तो आपने एक रेगुलर सिमेट्री से एक ऐसी शेप जो कि बिल्कुल ही स्फेरिकल थी और सिमेट्री उसमें देखी जा रही थी, तो यहाँ से आपके पास ये तमाम चीज़ जो है वो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ रही है, यानी चार्ज ओवर द परमिटिविटी। लेकिन अगर आपके पास कोई इरेगुलर शेप चीज़ होती है और उसमें से आप इलेक्ट्रिक जो इंटेंसिटी या फ्लक्स फाइंड करना चाहें, तो तब आप क्या करेंगे कि आप कंसीडर करेंगे कि एक चार्ज के ऊपर जो है वो एक क्लोज सरफेस जो है वो अवेलेबल है। ऐसी सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते होते हैं, जो कि गॉसेस लॉ में डिस्कस होगा, एंड दैट विल बी द टॉपिक ऑफ माय नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टे ट्यून्ड और आप उसको देखते रहिएगा। आई विश एंड आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। इसकी डायमेंशन थोड़ी अलग थी, इसको मैंने बड़े ही रिलैक्स वे में आपको पहले डेरिवेशन करके और साथ साथ उसको एलेबरेट कर दिया है, और इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आप लोगों के लिए जो है वो डेरिवेशन करना मुश्किल होगी। आई होप आपको आज का लेक्चर ये समझ में आया होगा, बिकॉज दिस लेक्चर इज़ ऑल अबाउट द एक्सप्रेशन फॉर्म, और इसमें डेरिवेशन बहुत इन्वॉल्व होती है, और ऐसे क्वेश्चंस जिसमें डेरिवेशन इन्वॉल्व होती है ये हमेशा चूज़ हो जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर, और लॉन्ग क्वेश्चंस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चन से आप ये डिसाइड करते हैं कि अगर आपके पास डेरिवेशन पोर्शन आपके पास आ रहा है और उस डेरिवेशन को आप अच्छे तरीके से हल करें तो आपको एग्जामिनर एक अच्छे मार्क्स जो है वो दे जाता है, रेदर देन आप थ्योरी में जो है वो तमाम चीज़ें जो लिखें। नंबर 1। नंबर 2, एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस या डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस की आसानी ये होती है, अच्छाई ये होती है कि ये आपके पास इक्वेशंस बनी बनाई होती हैं और इनको चेक करना बहुत ईजी होता है, और जब ये चेकिंग वाला सिस्टम आपके पास आसान हो जाए तो वी टीचर्स गिव यू इनफ मार्क्स कि आप एक अच्छे स्कोर तक जो है वो पहुँच जाएँ। यहाँ पर मैंने लॉन्ग क्वेश्चन की बात की, एंड लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन माय नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिसाइड द 5 हेडिंग सिस्टम, जिसमें हम ये देखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। जब आप वीडियो को एंड तक लाजमी नहीं देखते तो आपके बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो छूट जाते हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा, तो इसीलिए आप कोशिश किया करें कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिख भी लिया करें। For more videos, please like and subscribe my channel. Thank you so much and Allah Hafiz.